नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका साथी सुरेश कसवा। और आज मैं जो विद्यार्थी रीट का अध्ययन कर रहे हैं, रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो हिंदी विषय है, जिनका प्रथम लैंग्वेज हिंदी है या जिनकी द्वितीय लैंग्वेज हिंदी है, उसके जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उन पर अपने चर्चा करेंगे। मैं 3-4 दिनों की क्लास लूंगा, 1-1 घंटे की, जिसमें सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा। आपको 3 या 4 घंटे में पूरा का पूरा जो हिंदी का सिलेबस है वो उपलब्ध कराऊंगा मैं। तो जो विद्यार्थी हिंदी विषय में अपना 30 में से 25 से अबव प्रश्न हल करना चाहते हैं, वो मेरी कक्षाओं से जुड़ सकते हैं और उनका फायदा अवश्य होगा, 100% होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। शुरू करते हैं। आज ज़्यादा समय मैं आपका लूंगा नहीं, कम समय में बहुत सारा मैटर इकट्ठा करेंगे अपने, जो अपने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। देखिए, सबसे पहले आपके हिंदी के व्याकरण का जो टॉपिक है उसके अंदर सबसे पहले है तत्सम और तद्भव शब्द। इन शब्दों को जानने से पहले अपने को समझना पड़ेगा शब्द। शब्द क्या है? सबसे पहली बात है शब्द। देखिए, सीधी सी बात है, वर्णों का सार्थक समूह है शब्द कहलाता है। सीधी सी बात, इतना याद रखना है, वर्णों का सार्थक समूह है शब्द कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उनका जो समूह बनता है, जो सार्थक हो, अर्थात ऐसा समूह है जो कोई अर्थ प्रदान करे, वो समूह है शब्द कहलाएगा। ठीक है। अब शब्द बनते कैसे हैं? देखिए, शब्द 3 प्रकार से बने हैं। कार के होते हैं। कैसे? नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2, रचना के आधार पर। और नंबर 3 शब्द होते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। ठीक है। पहली बात आपने याद रखनी है कि वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। प्रश्न कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, या ये पूछ सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, परिभाषा दे सकते हैं उनमें से। तो वर्णों का जो सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है। और शब्द 3 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक है। इन्हें 3 प्रकार से हम इनको बांट सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है शब्द उत्पत्ति के आधार पर। बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर नंबर 1 पे है तत्सम, नंबर 2 पे है तद्भव, नंबर 3 पे है देशज, और नंबर 4 पे है विदेशज। ठीक है। यानी उत्पत्ति के आधार पे जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। याद रखिए, उत्पत्ति के आधार पे 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ठीक है। बात करूंगा मैं तत्सम शब्द की। सबसे पहले तत्सम शब्द की, किसको कहते हैं तत्सम शब्द? वे शब्द जो अपनी मूल भाषा में ही प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द जो अपनी मूल भाषा में ही प्रयुक्त होते हैं। अर्थात हिंदी की जो मूल भाषा है, हिंदी की जो मूल भाषा है वो है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। यानी संस्कृत जो है वो हिंदी की आदि जननी भाषा कहलाती है। ठीक है। तो हिंदी में ऐसे शब्द जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, तो उन्हें कहेंगे हम तत्सम शब्द। आपसे पूछेंगे, जरूर पूछेंगे, प्रश्न आएगा
कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, पक्का प्रश्न आएगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, परंतु उनको हिंदी में भी वैसे ही प्रयुक्त कर लेते हैं। जैसे उष्ट्र, उष्ट्र शब्द जो है वो संस्कृत का है। ठीक है, जैसे कर्म, कर्म शब्द जो है वो संस्कृत का है, तत्सम कहलाएगा। जैसे धेनु, धेनु शब्द जो है वो संस्कृत का है और तत्सम कहलाएगा। जैसे अटालिका, अटालिका शब्द जो है वो संस्कृत का है और तत्सम शब्द कहलाएगा। अगर हिंदी पूछ रहे हैं इनमें से कौन तत्सम है, तो अटालिका क्या है, तत्सम शब्द कहलाएगा। जैसे अश्रु, अश्रु, अश्रु शब्द जो है वो तत्सम शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार अग्र, अग्र शब्द जो है वो तत्सम शब्द कहलाएगा, क्योंकि ये संस्कृत भाषा के शब्द है जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी प्रकार अग्नि, अग्नि, अग्नि भी तत्सम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इनका दूसरा रूप भी है, इन शब्दों का दूसरा रूप भी है जो हिंदी में प्रयुक्त होता है, अर्थात इनका बिगड़ा हुआ रूप, इसे क्या कहेंगे, तद्भव। क्या कहेंगे, तद्भव। यानी इन्हीं शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप जो है, जो हिंदी में प्रयुक्त होता है, उसे कहते हैं तद्भव। जैसे उष्ट है, हिंदी में आकर ये हो गया ऊंट। कर्म है, हिंदी में आकर हो गया काम, सॉरी काज। धेनु, हिंदी में आकर हो गया गाय। ठीक है ना, यानी इन शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप जो परिवर्तित हो गया। अटालिका, हिंदी में आकर हो गया अटारी, यानी तद्भव रूप हो गया इसका अटारी। अश्रु, आंसू। ठीक है, अग्र, आगे। अग्नि, आग। अब देखिए, ये शब्द है तत्सम और ये शब्द है तद्भव, यानी तत्सम शब्द तद्भव रूप में बदल जाते हैं। तत्सम शब्द तद्भव रूप में बदल जाते हैं, यानी ये है संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जिनको संस्कृत में प्रयुक्त करते हैं। इन्हीं शब्दों को हिंदी में भी इसी रूप में ले आए तो ये कहलाएंगे तत्सम शब्द। अब अगर इन शब्दों का रूप बदल दिया जाए तो कहलाएंगे तद्भव। इस बात को याद रखना है आपने कि तत्सम मूल भाषा के शब्द हैं, तद्भव उस भाषा के शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप या बदला हुआ रूप है। जैसे उष्ट्र का ऊंट हो गया, कर्म का काम हो गया, काज हो गया। अगर काम भी आता है ना, काम, काम, तो ये शब्द भी क्या है, तत्सम शब्द है, क्योंकि कर्म और काम दोनों का होगा काज। क्या होगा, काज। और भी ऐसे से और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अमूल्य, अमूल्य ये तत्सम शब्द है। हिंदी में इसको कहेंगे अमोल। क्या कहेंगे, अमोल, यानी तद्भव शब्द इसका रूप क्या होगा, तद्भव रूप अमोल होगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं उन्हें उसी रूप में लिया जाए तो वह तत्सम, अगर उससे बदल कर रूप लिया जाए, उनके रूप को बदला जाए, ठीक है, तब वो क्या कहलाएंगे, तब वो कहलाएंगे तद्भव। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आपने थोड़ा याद रखना है। जिन साथियों के पास 10वीं में या 12वीं में संस्कृत विषय था, उनको मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यह शब्द संस्कृत में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पंजाबी थी उनको हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या आ जाए, परंतु अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपकी इस समस्या का निस्तारण हो जाएगा कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो इस बात से चिंतित होते हैं कि ये तत्सम क्या भला है, तद्भव क्या भला है, परंतु
कुछ खास नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि संस्कृत का जो मूल शब्द है वो तत्सम है और उसी मूल शब्द को बदल दिया जाता है तो वो क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। ठीक है, तो तत्सम शब्द जो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम बता दिया मैंने आपको, तद्भव ये भी बता दिया। अब बात करूंगा मैं देशज की और उसके बाद जाएंगे विदेशज की। तो एक पॉइंट अपना इससे पूरा हो जाता है। आगे चलते हैं, चलिए हटा लेते हैं इसको, मिटा देता हूं मैं अब। इसके अलावा अब आपके पास अगर हिंदी व्याकरण है, 10वीं क्लास की हिंदी व्याकरण की अगर आपने बुक है 9वीं से 12वीं जो लगती है, अगर वो आपके पास है तो उसमें जो तत्सम और तद्भव शब्द हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए, एक बार उनको रिवीजन मारिए। आपको जो मैंने बात बताई है वो सारी की सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, आगे करेंगे। अब बात करूंगा मैं देशज शब्द की। तीसरा था इसमें देशज, है ना। पहला था तत्सम, दूसरा था तद्भव, तीसरा था देशज और चौथा है विदेशज। ठीक है, ये रूप है। ये रूप किसके आधार पे हैं? ये रूप उत्पत्ति के आधार पे है। उत्पत्ति यानी इन शब्दों से, इन चीजों से शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, बात करेंगे देशज शब्द की, यानी देशज शब्द क्या होते हैं। देखिए, हिंदी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष के या किसी भाषा में अपने आप गढ़े जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी जैसे पंजाबी की या राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द जो होते हैं वो जो लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने आप गढ़ लेते हैं, बना लेते हैं उन शब्दों को। ठीक है, जैसे लोटा, लोटा शब्द जो है वो देशज शब्द है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में प्रयुक्त जरूर होता है परंतु वो देसी भाषा का शब्द है। देसी भाषा यानी जो आम बोलचाल की भाषा होती है, जो अपने घरों में बोलते हैं। ठीक है, जैसे बूट, घरों में बोलते हैं ना बूट, बूट, बूट पहन लिया जी। ठीक है, होता क्या है, जूता। ठीक है, अपने बोलते हैं बूट। और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे ऊट पटांग, ऊट पटांग, हिन हिनाना, हिन हिनाना, हिन हिनाना, ये अपने शब्द हैं जो अपने देसी भाषा के शब्द हैं जो अपने इनका प्रयोग करते हैं। जैसे ठठेरा, लोटा, बूट, ऊट पटांग, हिन हिनाना, ठठेरा, पगड़ी, पेट, परात, पटाखा, है ना। पगड़ी, पेट, पटाखा, परात, यानी जो अपने आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो अपनी आवश्यकता अनुसार जो अपने क्षेत्र की भाषा है उससे जो शब्द निकाले जाते हैं उन शब्दों को अपने कहते हैं देशज। ठीक है, जैसे खराटा, खराटा, खिड़की। ठीक है, खराटा, खिड़की, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द होते हैं जो अपने भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे बाप, ढक्कन, बाप, ढक्कन। ठीक है, चोट, लुगदी। ठीक है, चोट, लुगदी, गाड़ी, गाड़ी शब्द, ये सारे शब्द होते हैं वो देशज शब्द होते हैं जो अपनी आम बोलचाल की भाषा में या क्षेत्रीय भाषा में इनको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं देशज शब्द।
इनको भी आप उसी किताब में से आसानी से पढ़ लीजिए, 5 या 7 मिनट लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि इन शब्दों को हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे जुराब है, जुराब विदेशी भाषा का शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगली बात करेंगे अपने विदेशी शब्द। पंडित भी आता है, पंडित, इडली, डोसा, ये सारे के सारे क्या है, देशज भाषा के शब्द होते हैं। इडली, डोसा, ठीक है, भिंडी, सरसों, कोड़ा, ठीक है, ये सारे के सारे शब्द क्या है, देशज शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं, अपने बात करेंगे विदेशज शब्द की। कौन सा है, विदेशज। चौथा है विदेशज शब्द। विदेशज यानी वो शब्द जो दूसरी भाषाओं से आए, हिंदी में आए, जो शब्द दूसरी भाषाओं से, यानी जैसे हमारे देश में डच आए, अपने शब्द छोड़ गए, पुर्तगाली आए, अपने शब्द छोड़ गए, अंग्रेज आए, अपने शब्द छोड़ गए, मुसलमानों का शासन था, मुसलमानों ने अरबी फारसी शब्द छोड़ दिए, यानी उन सभी शब्दों को हिंदी में प्रयुक्त किया जाने लगा, वो शब्द क्या कहलाएंगे, वो शब्द विदेशी शब्द कहलाएंगे। जैसे अंडरवियर, अंडरवियर विदेशी भाषा का शब्द है, प्रयुक्त करते हैं अपने। अलमारी, अपने बोल देते हैं एलमीरा, है ना, अंग्रेजी में क्या बोल देते हैं, एलमीरा, परंतु अपने क्या ले लिया उसको, अलमारी बना दिया, ठीक है। कॉपी, COPY, कॉपी, कार, CAR, कार, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कॉपी, कार, ऑफिस, ऑफिस, ऑफिसर, ठीक है, इंस्पेक्टर, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, ये सारे सारे शब्द क्या होते हैं, विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। इसी प्रकार अरबी फारसी भाषा के शब्दों को भी हमने प्रयुक्त किया है। जैसे अरबी भाषा के शब्द है अकल, अकल अरबी भाषा का शब्द है। अरबी का क्या है, ये अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी है, अरबी, अकल, जुर्माना, अकल, जुर्माना, आदमी, आदमी, इज्जत, ये अरबी भाषा के शब्द आ गए। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इन अंग्रेजी भाषा शब्दों में देखिए चेक, इसमें चेक, चेक, टायर, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द है। ये अरबी भाषा के, यानी दूसरी भाषाओं से जो शब्द आए, ठीक है। इसी वजह इसमें प्लेट फार्म, इसमें क्या है, प्लेट फार्म, ये भी अंग्रेजी भाषा शब्द आ गया। अरबी भाषा का देखिए अकल, जुर्माना, आदमी, इज्जत, इलाज, इलाज, इंतजार, इस्तीफा, ठीक है। तो ये शब्द है विदेशी भाषा के, इनको कहते हैं विदेशी शब्द। इसी प्रकार अरबी भाषा के बाद फारसी के शब्द भी हैं, फारसी के भी शब्द इसमें हैं। फारसी भाषा के अखबार, अखबार फारसी भाषा का शब्द है, फारसी का है। अमरूद, अखबार भी फारसी का है और अमरूद जो है वो भी फारसी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार आराम, ये फारसी भाषा का शब्द है, आराम। आवारा, आवारा, ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये है विदेशी भाषा के शब्द। तो शब्दों के बने 3 प्रकार से शब्दों का विकास हुआ है। एक तो उत्पत्ति के आधार पे, एक रचना के आधार पे और एक हुआ है
प्रयोग के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे शब्द जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम जो संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, उनको वैसे ही हिंदी में ले लेते हैं, वो रूप। दूसरा है तद्भव जो संस्कृत भाषा के शब्दों को बिगाड़ कर अर्थात उनका रूप बदल कर हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, वो है तद्भव। और तीसरे हैं देशज तो देसी भाषा के जो अपने आम बोलचाल की भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, ग्रामीण भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द है देशज। और विदेशज तो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, वो शब्द है विदेशज। तो ये थे अपने उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के प्रकार। अब अगले चर्चा करेंगे वो है रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। आपको बस मेरा उद्देश्य ये कि थोड़ा आपको समझा दिया जाए, थोड़ा सा आप समझ लो, ठीक है। जब आप समझ जाओगे तो उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी रचना के आधार पे। उसके बाद आप जो हिंदी वर्णमाला, जो मैं हिंदी व्याकरण की आपको किताब बता रहा हूं, उसको आप एक बार पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, किताब को पढ़िए, आपके सारे जो संशय वो दूर हो जाएंगे रचना के आधार पर। देखिए रचना के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द, और नंबर 3 है योग रूढ़। बस आपने ये याद रखना कि रचना के आधार पे शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये वो शब्द हैं जो बहुत प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, यानी रूढ़ी परंपरा से चले आ रहे हैं। जो शब्द प्राचीन परंपरा से चले आ रहे हैं और किसी एक ही चीज के लिए प्रयुक्त होते हैं, किसी एक के लिए प्रयुक्त होते हैं, अर्थात उनको बाद में बदला नहीं गया, बदल नहीं सकते हैं। जैसे सांप है, सांप रूढ़ शब्द है, यह सांप के लिए ही प्रयुक्त होता आया है, ठीक है। अब आपको पहचान कैसे हो कि ये शब्द रूढ़ है और ये शब्द रूढ़ नहीं। जैसे ये एक लिख गया रसोई घर, और एक आप लिख लीजिए त्रिनेत्र। अब देखिए अपन पहचान करते हैं रूढ़ शब्द कौन सा होगा। रूढ़ शब्द वो होगा कि उस शब्द के टुकड़े कर दें, अगर उस शब्द के टुकड़े कर दे, तोड़ दे उस शब्द को, तो उसका कोई अर्थ न निकले। अलग अलग दोनों टुकड़ों कर दे ना, जैसे ये सांप तोड़ दिया, यहाँ सा अलग हो गया, पै अलग हो गया, दोनों को कोई अर्थ नहीं निकला, दोनों को तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकला, यानी यह शब्द क्या है, यह शब्द रूढ़ है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा वो रूढ़ होगा। ये शब्द है यौगिक, तोड़ दो अर्थ निकलेगा, तोड़ दिया रसोई और घर, अर्थ निकल गया, यानी ये शब्द क्या है, ये यौगिक शब्द है, क्योंकि 2 रूढ़ शब्दों से मिलकर योग से इसका निर्माण हुआ है। 2 रूढ़ शब्दों से के योग से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए यह शब्द क्या है, यह यौगिक है। और तीसरा है योग रूढ़, यानी यौगिक भी है और रूढ़ भी है, दोनों ही है, इसलिए यह जो शब्द होगा यह इन दोनों से भिन्न होगा। किससे, यौगिक और रूढ़ दोनों से भिन्न होगा, अर्थात जो तीसरा अर्थ दे। त्रिनेत्र किसके लिए आता है, शिव के लिए आता है। किसके लिए आता है, शिव के लिए आता है। अर्थात यहां पर यह शब्द क्या है, यह शब्द योग रूढ़ है, ठीक है। रूढ़ यानी जिसको तोड़ दें, तोड़ने के बाद भी अर्थ अलग अलग करने पर भी अर्थ ना निकले, वो रूढ़ है। यौगिक तोड़ दें, तोड़ने के बाद अर्थ निकले, जैसे रसोई का अलग निकल गया, घर का अलग निकल गया, यौगिक है। योग रूढ़ यानी जिसका अर्थ इन दोनों से भिन्न हो। त्रिनेत्र यानी शिव, जैसे लिखा है पंकज, पंकज पंख में जिसका जन्म हो, अर्थात कमल, कमल के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यह शब्द क्या है, यह शब्द योग रूढ़ है। परंतु शिव शब्द क्या है, शिव शब्द रूढ़ है। तोड़ दो इसको, सी अलग होगा, वह होगा, शिव क्या हो गया, शिव रूढ़ हो गया, और त्रिनेत्र क्या हो गया, योग रूढ़ हो गया। पंकज क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द है, ठीक है।
समझ गए बात को। जैसे और भी मैं शब्द आपको लिख के दिखाता हूं, जैसे ये देवता, देवता तोड़ दो, देव का हो सकता है परंतु ता का अर्थ अलग निकलेगा। कौन सा है? रूढ़ शब्द है। आकाश रूढ़ शब्द है, ठीक है। इसमें देखें रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी तोड़ दो इसको, दोनों के अर्थ निकलेंगे। जिसमें दोनों के अर्थ ना निकले वो रूढ़ है, जिसमें दोनों के अर्थ निकले वो यौगिक है, और जिसमें जो दिया है उसका भी अर्थ ना निकले, तीसरा निकले तो कौन सा है? यौगिक है। यानी यौगिक में कौन सी संधि, कौन सा समास है? यौगिक में बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। समझ गए साथियों? ये है रचना के आधार पर शब्दों का प्रकार। अब आप जो मैंने आपको बताए हैं उसको आप अपनी जो भी बुक है अपने पास उससे देख लीजिए, आपकी जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो में बनाऊंगा नहीं, छोटी छोटी बनाऊंगा जिससे आपको जो चीज है वो जल्दी से समझ में आ जाए, और थोड़े समय, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और कम समय में ज्यादा मसाला चाहिए अपने को, है ना, ठीक है। अगली बात करेंगे अपने प्रयोग के आधार पे। तीसरा बताया मैंने प्रयोग। प्रयोग के आधार पे नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। बस ध्यान रखिए, विकारी अर्थात जिन शब्दों में वचन, पुरुष, लिंग, कारक आदि के आधार पर विकार आ जाए अर्थात बदल जाए वो तो है विकारी। और जो शब्द वचन, पुरुष, लिंग, कारक आदि के आधार पर भी ना बदले, यानी जैसे हैं वैसे ही रहें, चाहे लिंग बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए, चाहे कारक बदल जाए, चाहे काल बदल जाए, परंतु उन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वो है अविकारी। अब विकारी शब्द संज्ञा विकारी शब्द होती है, सर्वनाम विकारी शब्द होते हैं, विशेषण विकारी शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? विकारी शब्द हैं। ध्यान रखना, इनमें बदलाव आता है। संज्ञा है बदल जाएगी, ठीक है, लड़का का लड़की हो जाएगी, सर्वनाम आपका आपकी हो जाएगी, विशेषण मीठा का मिट्ठी हो जाएगी, क्रिया होना का होनी हो जाएगी, है ना। जैसे यहां है लड़का, लड़का है, लिंग के आधार बदल जाएगा, लड़की हो जाएगा, जिसका लड़की हो जाएगा। जैसे लिंग चेंज हो गया ना, लड़की। जैसे राम एक लड़का है, राम संज्ञा है ना, और लड़का भी क्या है? संज्ञा है। सीता एक लड़की है, मतलब लड़का शब्द है बदलकर किस में बदल गया? लड़की में आ गया। सर्वनाम आप, आपका बदल सकता है, आपकी, लिंग चेंज होते ही। मीठा मिट्टी बदल जाएगा। आम मीठा है, आम मीठा है, तो आम क्या है? आम है पुल्लिंग। जैसी चीनी, चीनी मीठी है, चीनी क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग करते क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है ना। यानी लिंग का बदलते ही जिसमें भी बदल रहा है विकारी है। क्रिया होना,
नहीं, होगा, होगी, ठीक है। राम नाच रहा होगा, राम नाच रहा होगा। राम पुल्लिंग है, राम की जगह सीता रख दो, सीता नाच रही होगी, चेंज होगी ना क्रिया, ठीक है। तो जो शब्द लिंग वचन काल कारक के आधार पर बदल जाएं वो शब्द कहलाएंगे विकारी, और जो नहीं बदलेंगे वो कहलाएंगे अविकारी। विकारी चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा शब्द, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसी प्रकार अविकारी ये भी चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 समुच्चय बोधक, नंबर 3 संबंध बोधक, और नंबर 4 विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो ये है शब्द जो मैंने आपको बता दिए। फिर भी अगर आपको कोई संशय हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। एक टॉपिक जो है तत्सम तत्व वाला वो आपका क्लियर हो चुका है, और शब्दों का क्रम जो है वो भी आपके दिमाग में आ गया होगा लगभग, ठीक है। उसके बाद अगली क्लास जो है वो मैं कल बनाऊंगा, तो इस क्लास को आप तुरंत देखें और जो टॉपिक है उसको आप हल करें, आपके 100% समझ में आएगा, ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।